शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये फाइकोलॉजी कहा जाता है, जो कि समुद्र में उगते हैं। समुद्र के घास को ही शैवाल कहा जाता है दोस्तों। समुद्र के घास को ही शैवाल कहते हैं और ये शैवाल जो है प्रायः समुद्र में ही होते हैं और शैवाल जो है आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत होता है। शैवाल जो है एक आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है और शैवाल जो होता है दोस्तों यह स्वपोषी होता है। शैवाल जो है यह स्वपोषी होता है और स्वपोषी का मतलब है दोस्तों यह भोजन स्वयं ही बनाता है। परागकण के अध्ययन को कहा जाता है पेलिनोलॉजी। परागकण के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। परागकण के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। परागकण के अध्ययन को कहा जाता है पेलिनोलॉजी। उसके बाद कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक दोस्तों कवक जो होता है यह इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कवक जो है यह सफ़ेद होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसका जो भित्ति होता है दोस्तों, इसका जो कोशिका भित्ति होता है यह काइटिन का बना होता है। कवक का जो कोशिका भित्ति है दोस्तों यह काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है दोस्तों? यह काइटिन का बना होता है और कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। इसके दोस्तों ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। दोस्तों याद रखना है, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों वृद्धावस्था से संबंधित विषयों पर जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं, विषय होते हैं दोस्तों, इसके अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। इसके दोस्तों मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी के अध्ययन को, मधुमक्खी से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता है दोस्तों, इसके अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। इसके बाद दोस्तों अंगूर से संबंधित या अंगूर की खेती के अध्ययन को कहा जाता है विटीकल्चर। अंगूर की खेती से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता है, अंगूर की खेती करने का जो विधि होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है विटीकल्चर। तो याद रखेंगे दोस्तों, अंगूर की खेती जो है यह विटीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसके बाद मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है पीसीकल्चर। मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है पीसीकल्चर। इसके बाद दोस्तों आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। उसके बाद परागकण के अध्ययन को पेलिनोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर। अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर। उसके बाद मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है पीसीकल्चर। इसका दोस्तों तना से संबंधित भी क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रायः आ जाता है दोस्तों। आइए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकंद जिसे इंग्लिश में राइजोम कहते हैं दोस्तों। प्रकंद जो कि अंग्रेजी में राइजोम कहलाता है, यह हल्दी और तना को कहा जाता है प्रकंद। हल्दी और अदरक को कहा जाता है प्रकंद। हल्दी और अदरक को प्रकंद यानी राइजोम के अंतर्गत रखा गया है। इसके दोस्तों स्तंभ कंद जिसे ट्यूबर कहा जाता है दोस्तों, जिसे ट्यूबर कहा जाता है, इसके अंतर्गत आलू आता है। आलू भी एक क्या है दोस्तों? ये तना है। हल्दी भी एक तना है आपका और अदरक भी क्या है? तना है। इसे ध्यान में रखेंगे। प्रकंद हो गया दोस्तों, प्रकंद यानी राइजोम, हल्दी और अदरक हो गया। स्तंभ कंद हो गया दोस्तों, ट्यूबर यानी आलू हो गया। इसके बाद दोस्तों सल्क कंद जिसे बल्ब कहते हैं दोस्तों, सल्क कंद जिसे बल्ब कहा जाता है, इसके अंतर्गत प्याज और लहसुन आता है।
प्याज और लहसुन आता है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रकंद दोस्तों जिसे राइजोम कहते हैं, इसके अंतर्गत अदरक और हल्दी आ गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका जो है स्तंभकंद, इसके अंतर्गत आपका जो है आलू आ जाता है। इसके बाद दोस्तों सल्ककंद, जिसके अंतर्गत आपका जो है प्याज और लहसुन आ जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। लिगामेंट दोस्तों, लिगामेंट जो है एक ऐसा तंतु है, फाइबर्स है, जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो याद रखेंगे दोस्तों लिगामेंट क्या है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो तंतु होता है उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। इसके बाद टेंडन, टेंडन जो है दोस्तों यह हड्डी को मांस से यानी मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। टेंडन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, इसे ध्यान में रखेंगे। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, बोन टू बोन, एंड आपका जो ये टेंडन जो है ये बोन टू मसल्स यानी बोन को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन। उसके बाद आपका लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है, भार होता है दोस्तों 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है 0.6 ग्राम होता है। और यह जो है कपाल में दोनों भौं के बीच में पाया जाता है। कपाल में दोनों भौं के बीच में पाया जाता है आपका पीयूष ग्रंथि, इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसका दोस्तों प्रमुख हड्डी के विषय में भी हम लोग जानेंगे, जो कि प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर का हम लोग जानते हैं, मानव शरीर में टोटल जो है दोस्तों 206 हड्डी है। और शैशवावस्था में यह जो है लगभग 300 अस्थि होता है। शैशवावस्था में लगभग 300 अस्थि होता है। और वयस्क में जो है दोस्तों यह 206 कुल हड्डियों की संख्या हो जाती है। लेकिन हम लोग इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण हड्डियों के विषय में जानेंगे दोस्तों, जो कि प्राय एग्जाम में आते हैं। इसके दोस्तों कपाल, कपाल में कुल 8 हड्डी पाया जाता है। ये जो कपाल है दोस्तों इसमें कुल 8 हड्डी पाया जाता है। इसके बाद फेशियल यानी फेस, चेहरा जो है आपका, इसमें कुल 14 हड्डी पाया जाता है दोस्तों। कपाल में 8 हड्डी पाया जाता है। उसके बाद ये फेस में जो है दोस्तों आपका 14 हड्डी पाया जाता है। इसके बाद ये खोपड़ी, खोपड़ी में जो है टोटल जो है दोस्तों आपका ये गले से ऊपर जो है ये इतना सा जो देख रहे हैं पार्ट, ये आपका खोपड़ी के अंतर्गत आता है। खोपड़ी में आपका टोटल जो है 29 हड्डी पाया जाता है दोस्तों, 29 हड्डी पाया जाता है। 8 हो गया आपका कपाल में, 14 हो गया आपका फेशियल में। उसके बाद आपका जो है दोस्तों कान में हो गया, यानी एक कान में 3 हड्डी होता है, 3 3 6 हो गया। इसके बाद एक हॉयड नामक हड्डी पाई जाती है आपका कपाल में। तो टोटल हो जाएगा आपको दोस्तों 14 26 और 28 1 29। टोटल जो है खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 29। तो इन्हें भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। कपाल में 8 हड्डी होता है। फेस में दोस्तों आपका फेशियल में 14 हड्डी होता है। इसके बाद एक कान में 3 हड्डी होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं हम लोग इनकस, उसके बाद मेलियस, उसके बाद स्टेप्स। इनकस, मेलियस और स्टेप्स नामक हड्डी होता है। ये एक कान में 3 और ये कान में 3, तो टोटल हो गया 3 3 6 हड्डी होता है। और एक आपका हॉयड नामक हड्डी कपाल में मस्तिष्क में पाया जाता है। टोटल मिला के हो जाता है आपका 29 हड्डी। तो खोपड़ी में कुल आपका 29 हड्डी है। कपाल में 8 हो गया, फेस में 14 हो गया। इसके बाद कान में आपका प्रत्येक कान में 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। एक हॉयड नामक हड्डी होता है मस्तिष्क में। कुल हो गया आपका 29 हड्डी। तो खोपड़ी में कुल कितना होता है दोस्तों हड्डियों की संख्या, ये 29 होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कान में मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये बता चुके हैं दोस्तों। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और कान में ही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप्स यानी स्टेपी, यह कान में ही पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और हड्डी का नाम है आपका स्टेप्स या स्टेपी, याद रखना है दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों हाथ के बारे में जानेंगे हम लोग दोस्तों। हाथ में जो है ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपरी बाहु हो गया। ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये वाला ऊपरी बाहु हो गया। ये वाला आपका अग्र बाहु हो गया। ये आपका हथेली, ये आपका कलाई हो गया, और ये आपका हथेली हो गया, ये आपका उंगली हो गया। तो ये आपका जो ऊपरी बाहु है दोस्तों, यहाँ ऊपरी बाहु, यहाँ की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ की हड्डी को कहा जाता है ह्यूमरस। और ये वाला जो अग्र बाहु है दोस्तों, यहाँ आपका जो है, यहाँ की हड्डी को कहा जाता है आपका ये अल्ना और रेडियो। अल्ना और रेडियो कहा जाता है यहाँ की हड्डी को, जो कि स्वतंत्र रहता है। यहाँ दो हड्डी पाया जाता है आपका दोस्तों, एक रेडियस जिसको रेडियो कहते हैं, और एक अल्ना पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ रेडियो और अल्ना, ये जो यहाँ अग्र बाहु है, इसमें आपका रेडियो और अल्ना दो हड्डी पाया जाता है, जो कि एक स्वतंत्र रहता है। यहाँ जुड़ा हुआ दोनों हड्डी नहीं रहता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये कलाई, कलाई जो है ये आपका यहाँ कलाई में, याद रखना दोस्तों, कलाई में कार्पल्स, क से कलाई और क से कार्पल्स, याद रखेंगे दोस्तों। कलाई में जो हड्डी पाया जाता है इसको कहते हैं कार्पल्स, क से कलाई और क से कार्पल्स, याद रखेंगे दोस्तों। कलाई में कौन सा हड्डी पाया जाता है, तो ये कार्पल्स पाया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हथेली, हथेली में यहाँ आ जाता है दोस्तों आपका मेटाकार्पल्स। इसमें मेटा लगा दीजिए, मेटाकार्पल्स हो जाएगा आपका। तो यहाँ हो गया आपका दोस्तों ह्यूमरस, और यहाँ हो गया रेडियो और अल्ना हो गया। यहाँ आपका जो है कलाई यानी कार्पल्स हो गया, और उसके बाद यहाँ हथेली में आपका हो गया मेटाकार्पल्स। और ये उंगली में जो हड्डी पाया जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं फेलेंज। उंगली वाला हड्डी को क्या कहा जाता है, फेलेंज कहा जाता है। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या हो जाती है दोस्तों 30। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30 हो जाती है दोस्तों। ये ह्यूमरस हो गया, यहाँ रेडियस और अल्ना हो गया, यहाँ आपका कार्पल्स हो गया, क से कलाई और क से कार्पल्स हो गया, हथेली में मेटाकार्पल्स हो गया, और उंगली में आपका जो है दोस्तों फेलेंज हो गया। तो एक हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या हो गई 30, और ये भी हाथ में हो जाएगा कितना 30। तो 30 कितना हो गया 60। याद रखें दोनों, याद रखेंगे दोस्तों, दोनों हाथों को मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या जो है यह 60 हो जाता है। उसी तरह से आपका पैर में दोस्तों, उसी तरह से पैर में भी जो है दोस्तों, दोनों पैर मिलाकर जो है आपका हड्डियों की संख्या जो है 60 हो जाती है। और इसमें जांघ में पाया जाता है दोस्तों फीमर, जांघ में फीमर पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों घुटना, घुटना में पाया जाता है ये पटेला। घुटना में जो एक बॉल टाइप का जो पाया जाता है दोस्तों हड्डी, इसको पटेला बोलते हैं। घुटना में जो बॉल टाइप का पाया जाता है इसको पटेला कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों टांग, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। टांग, टांग में जो है टिबिया नामक और फिबुला नामक हड्डी पाया जाता है। टांग में जो है दोस्तों आपका घुटना से, जैसे घुटना और पैर, घुटना और पैर से जो बीच वाला भाग होता है, घुटना और पैर के बीच वाला भाग जो होता है, इसको हम लोग टांग कहते हैं दोस्तों। और टांग में जो है दो हड्डी पाया जाता है आपका, एक मोटा टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं टिबिया, और एक पतला टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं फिबुला। तो याद रखें दोस्तों, टिबिया और फिबुला जो है ये आपका टांग में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों टखना या एरी, टखना, यहाँ भी याद रखें दोस्तों, टॉ से टखना, टॉ से टार्सल, टॉ से टखना या एरी। उसके बाद इसका, इसमें जो हड्डी पाया जाता है इसमें ये टार्सल नामक हड्डी पाया जाता है। तो याद रखेंगे टखना, टखना में कौन सा हड्डी पाया जाता है, पैर का टखना में पाया जाता है आपका टार्सल नामक हड्डी पाया जाता है। इसके बाद तलवा में दोस्तों मेटा टार्सल पाया जाता है। टखना में टार्सल पाया जाता है, उसके बाद तलवा में पाया जाता है मेटा टार्सल नामक हड्डी। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, टखना में टार्सल, उसके बाद तलवा में मेटा टार्सल। उसके बाद अंगुली में पाया जाता है दोस्तों, अंगुली में फिंगर्स में फेलेंज नामक, फिंगर्स, एफ से फिंगर हो गया और एफ से फेलेंज, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अंगुली में कौन सा हड्डी पाया जाता है, फेलेंज नामक हड्डी पाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो होगा मैं लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।